एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नींव गुलामों ने रखी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। आज हम दिल्ली सल्तनत की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी ताकत जिसने भारत पर 300 से ज्यादा सालों तक हुकूमत की, और इसकी शुरुआत सच में गुलामों ने की थी। चलिए इस हैरान कर देने वाली कहानी को जानते हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये हुआ कैसे? कैसे वो लोग जिन्हें गुलाम बनाकर लाया गया वही हिंदुस्तान के इतने बड़े हिस्से के सुल्तान बन गए? ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सफर में हम कहां-कहां चलेंगे। पहले देखेंगे कि गुलामी से ये साम्राज्य पैदा कैसे हुआ, फिर सल्तनत की मजबूत नींव कैसे रखी गई, खिलजी क्रांति ने सब कुछ कैसे बदला, और आखिर में तुगलक के अनोखे प्रयोगों तक हर पड़ाव को समझेंगे। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, मामलुकों के उदय से। देखते हैं कि किन असाधारण हालात में इस सल्तनत का जन्म हुआ था। जरा सोचिए, साल है 1206। सुल्तान मोहम्मद गोरी की अचानक मौत हो जाती है और उनका कोई वारिस नहीं है। तख्त खाली है। अब क्या होगा? ऐसे में लाहौर के लोग उसके एक पुराने और सबसे भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप ही सत्ता संभालिए। और बस यहीं से एक नए राजवंश की नींव पड़ती है। अब ये मामलूक शब्द बार बार आएगा, तो पहले इसे समझ लेते हैं। मामलूक का मतलब होता है आजाद माँ बाप का गुलाम बच्चा। देखिए, ये कोई मामूली गुलाम नहीं थे। इन्हें खास तौर पर जंग लड़ने और राजकाज चलाने के लिए ही ट्रेनिंग दी जाती थी। ये एक तरह से मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स थे। तो ठीक है, सल्तनत की नींव तो रख दी गई, लेकिन एक साम्राज्य को बनाने के लिए सिर्फ नींव काफी नहीं होती। अब देखते हैं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इसे मजबूत किया, किसने बगावत की और किसने अपनी ताकत से इसे एक शक्ल दी। यहां देखिए, ये हैं गुलाम वंश के कुछ सबसे बड़े नाम। ऐबक ने शुरुआत की, लेकिन असली आर्किटेक्ट, मतलब जिसने सल्तनत को सही मायनों में खड़ा किया, वो था इल्तुतमिश। फिर आई रजिया सुल्ताना, एक हिम्मत वाली लेकिन विवादों में घिरी रानी। और आखिर में बलबन, जिसने लोहे जैसी सख्ती से सब कुछ कंट्रोल में किया। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस सल्तनत का असली हीरो अगर कोई था तो वो था इल्तुतमिश। उसे ही असल संस्थापक क्यों माना जाता है? अरे भाई, उसी ने तो राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया, जो आज तक भारत की राजधानी है। उसने अपनी सूझबूझ से मंगोलों के खतरनाक हमले को टाला और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाए। इस बात को मशहूर इतिहासकार डॉक्टर के निजामी ने बहुत खूबसूरती से कहा है। वो कहते हैं कि ऐबक ने तो सिर्फ एक खाका तैयार किया था, उसे शख्सियत, रुतबा, ताकत, दिशा और एक पूरा रूलिंग क्लास तो इल्तुतमिश ने ही दिया। मतलब साफ है, इल्तुतमिश के बिना सल्तनत शायद इतनी मजबूत कभी नहीं हो पाती। इल्तुतमिश के बाद तो सल्तनत में जैसे एक तूफान आ गया। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश ने एक ऐसा कदम उठाया जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अपनी बेटी रजिया को अपना वारिस बना दिया। लेकिन जो तुर्की सरदार थे वो चालीसा, उन्हें एक औरत के सामने सिर झुकाना बिल्कुल मंजूर नहीं था। और जब रजिया ने पर्दा प्रथा को मानने से इनकार कर दिया और मर्दों की तरह दरबार में आने लगी, तो बस उनके खिलाफ साजिशों का एक लंबा दौर शुरू हो गया। इस सारी उथल पुथल को खत्म करने के लिए मैदान में उतरा बलबन, और उसने आते ही अपनी मशहूर रक्त और लौह की नीति, यानी पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन अपनाई। इसका सीधा सा मतलब था, जो भी सिर उठाएगा उसे कुचल दिया जाएगा। कोई नरमी नहीं, कोई माफी नहीं। बलबन का फलसफा बिल्कुल साफ था। वो मानता था कि सुल्तान कोई आम इंसान नहीं, बल्कि धरती पर खुदा का प्रतिनिधि है। अपनी ताकत को सबसे ऊपर रखने के लिए उसने सबसे पहले तो उसी चालीसा को खत्म कर दिया जिसने रजिया को परेशान किया था। फिर उसने अमीरों पर नजर रखने के लिए जासूसों का एक जाल बिछा दिया और दरबार में सिजका, यानी जमीन पर लेटकर सलाम करने जैसी ईरानी रस्में शुरू की, ताकि सब समझ जाएं कि सुल्तान और भगवान में ज्यादा फर्क नहीं है। मामलूकों का दौर खत्म हुआ और दिल्ली की गद्दी पर एक ऐसा तूफान आया जिसने सत्ता के सारे पुराने नियम कायदे बदल डाले। इसे ही इतिहास में कहते हैं खिलजी क्रांति। तो ये खिलजी क्रांति थी क्या? असल में इसका मतलब था कि अब दिल्ली की सल्तनत पर सिर्फ तुर्की नस्ल के अमीरों का कब्जा नहीं रहेगा। अब दरवाजे सबके लिए खुल गए थे। अगर किसी में काबिलियत है तो वो ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंच सकता था, भले ही वो किसी भी खानदान या नस्ल का हो। ये सोच में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। और इस नए दौर का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे महत्वाकांक्षी चेहरा था अलाउद्दीन खिलजी।
एक ऐसा सुल्तान जिसकी कहानी जुल्म, जीत और ऐसे सुधारों से भरी है जिनके बारे में सुनकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। देखिए, अलाउद्दीन के सामने दो बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। एक तरफ उत्तर पश्चिम से मंगोलों के हमले हो रहे थे जो दिल्ली को निगल जाना चाहते थे, और दूसरी तरफ अलाउद्दीन की खुद की महत्वाकांक्षा थी पूरे हिंदुस्तान को जीतना। अब इन दोनों कामों के लिए क्या चाहिए? एक बहुत बड़ी परमानेंट आर्मी। लेकिन सवाल वही था, इतनी बड़ी फौज का खर्च आएगा कहां से, पैसा कहां से आएगा? और इसी सवाल के जवाब में अलाउद्दीन ने वो किया जो उससे पहले किसी ने नहीं किया था। तो उसने किया क्या? कमाल की चीजें की। सबसे पहले उसने पूरे बाजार को कंट्रोल कर लिया। सुई से लेके घोड़े तक हर चीज की कीमत सरकार तय करेगी, और कीमत भी लागत के हिसाब से तय होगी। मतलब कोई मुनाफाखोरी नहीं चलेगी। फिर उसने बड़े बड़े सरकारी गोदाम बनवाए और अनाज से भर दिए ताकि अकाल के वक्त कोई भूखा ना मरे। पैसा जुटाने के लिए उसने जमीन का टैक्स बढ़ाकर सीधा 50% कर दिया। और सबसे बड़ी बात, वो पहला सुल्तान बना जिसने अपने सैनिकों को हर महीने कैश में सैलरी देना शुरू किया। लेकिन वो जानता था कि अमीर लोग विद्रोह कर सकते हैं, तो विद्रोह की जड़ ही काट दी। उसने 4 सख्त कानून बनाए, सारे अमीरों की जमीनें और दौलत छीन ली, उनके आपस में मिलने जुलने, पार्टियां करने और शराब पीने पर पाबंदी लगा दी। जासूसों का एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो हर घर के अंदर की खबर रखता था, और साफ कह दिया, राजनीति में धर्म का कोई दखल नहीं होगा, सुल्तान का फैसला ही आखिरी होगा। खिलजियों के बाद आया तुगलक वंश का दौर, और इस वंश में एक ऐसा सुल्तान हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसकी कहानी अक्लमंदी और पागलपन के बीच की एक पतली सी लकीर पर चलती है। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकार अक्सर विरोधाभासों का एक अजीब मिश्रण कहते हैं। वो गणित, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, इन सब का बहुत बड़ा ज्ञानी था, एक जीनियस, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके जो ब्रिलियंट आइडियाज थे वो असल दुनिया में आकर अक्सर एक बड़ी तबाही में बदल जाते थे। उसकी 5 योजनाएं तो इतिहास में कुख्यात हैं। जरा सुनिए। पहली, उसने फैसला किया कि राजधानी दिल्ली से हटाकर सैकड़ों मील दूर दक्षिण में देवगिरी ले जाएंगे, और पूरी दिल्ली की आबादी को पैदल चलने का हुक्म दे दिया। दूसरी, उसने तांबे के सिक्के चला दिए और कहा कि इनकी कीमत चांदी के सिक्कों के बराबर होगी। नतीजा, हर घर में नकली सिक्के बनने लगे और पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। फिर उसने खुरासान पर हमला करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना बनाई, और 1 साल बाद बिना लड़े ही उसे भंग कर दिया। और तो और, जब दोआब के इलाके में अकाल पड़ा हुआ था, उसने वहां टैक्स बढ़ा दिया, जिससे चारों तरफ बगावत फैल गई। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक महान सेनापति था, और उसी के राज में सल्तनत अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंची। लेकिन उसके अजीबोगरीब फैसलों और उससे पैदा हुई अफरा तफरी ने इतने विद्रोहों को जन्म दिया कि सल्तनत बिखरने लगी। उसके जिंदा रहते ही दक्षिण के कई राज्य आजाद हो गए। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, एक साम्राज्य की असली बुनियाद क्या होती है? अलाउद्दीन खिलजी जैसी बेरहम और कामयाब महत्वाकांक्षा, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक जैसी जीनियस लेकिन नाकाम सोच? इसका जवाब शायद हमें इतिहास में ही ढूंढना होगा।